नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिखता तो सीधा है, पर असल में शब्दों के पीछे का पूरा एक विज्ञान है। बिल्कुल। शब्द जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। हाँ, हर जुड़े हुए शब्द के पीछे एक लॉजिक होता है, एक छिपा हुआ कोड। और आज हम हिंदी व्याकरण के उसी कोड को तोड़ने वाले हैं। हमारा विषय है संधि। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आज का मिशन सिर्फ नियमों को रटना नहीं, बल्कि शब्दों के इस डीएनए को डिकोड करना है। बिल्कुल। ये शब्दों की इंजीनियरिंग समझने जैसा है। अच्छा, इसकी सबसे बुनियादी परिभाषा से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। संधि का मतलब है दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब जो ध्वनि में परिवर्तन होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ अक्षरों का चिपकना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्वनियों का एक दूसरे में घुलकर एक नया रूप लेना है। और इसी आधार पर हम संधि को 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जी। स्वर संधि जहां स्वरों का खेल है, व्यंजन संधि जहां नियम और तर्क है, और विसर्ग संधि जो अपनी ट्रिक्स के लिए जानी जाती हैं। स्वरों का खेल, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों में एक स्वर व्यवस्था की बात की गई है। स्वरों को 2 लाइनों में बांट दिया गया है। हाँ, एक तरह से 2 टीमें बना दी हैं। सही। लाइन 1 में है अ, आ, ई, ऊ और री। और लाइन 2 में ए, ऐ और ओ, आओ। तो इस खेल के नियम क्या हैं? देखिए, ये लाइन सिस्टम ही समझिए कि पूरी स्वर संधि की चाबी है। सबसे पहला और सबसे सीधा नियम है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। तो क्या समान स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसा? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। एक ही टीम के खिलाड़ी मतलब समान स्वर जब मिलते हैं तो हमेशा अपना बड़ा रूप यानी दीर्घ रूप ले लेते हैं। जैसे हिम का अ और आलय का आ मिलकर हिमालय का आ बन गया। एकदम से। या फिर रवि की छोटी ई और इंद्र की छोटी ई मिलकर बन गई बड़ी ई, रविंद्र। ठीक है, ये तो वार्म अप जैसा था, आसान था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब अलग अलग स्वर मिलते हैं। जैसे गुण संधि में वहां क्या होता है? गुण संधि में लाइन 1 का कप्तान मतलब अ या आ अपनी ही लाइन के बाकी खिलाड़ियों से मिलता है। अच्छा, ई, ऊ और री से। जी। तो जब आ का मेल ई से होता है तो ए की ध्वनि बनती है, और जब ऊ से होता है तो ओ की ध्वनि। जैसे परम और ईश्वर, तो अ और ई मिलकर ए बन गए, परमेश्वर। बिल्कुल। और यहीं पर वो मशहूर एक चोटी वाली ट्रिक आती है ना? हाँ, बिल्कुल। शब्द के ऊपर ए या ओ की एक ही मात्रा दिखेगी। मृगेंद्र, महोत्सव। एकदम सही। गुण को आप एक बेसिक लेवल मान सकते हैं, इसलिए एक चोटी। अच्छा, तो अगर एक चोटी गुण संधि है तो चोटियां बढ़ने पर नाम भी बदलता होगा? बिल्कुल। आप वृद्धि संधि की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। तो यहाँ अ, आ लाइन 2 के स्वरों से मिलता है और 2 चोटियां बन जाती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वृद्धि संधि में लाइन 1 का आ लाइन 2 के ए और ओ औ से मिलता है, और नतीजा हमेशा बड़ा वाला स्वर होता है। अ और ए मिलेंगे तो ए बनेगा, अ और ओ मिलेंगे तो औ। जी, जैसे एक और एक मिलकर एक हो गया, या जल और ओघ मिलकर जल्लौघ। ट्रिक बिल्कुल साफ है। 2 चोटियां। ये तो शानदार है। एक चोटी मतलब गुण, 2 चोटी मतलब वृद्धि। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि अ या आ ही खेल शुरू कर रहा था, पर क्या ऐसा भी होता है कि कोई और स्वर शुरुआत करे, जैसे ई या ऊ? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर यण संधि आती है। यण संधि, ओके। यहाँ मामला ठीक उल्टा है। यहाँ शब्द का पहला हिस्सा ही ई, ऊ या री पर खत्म होता है और उसके बाद कोई अलग स्वर आता है। तो फिर क्या होता है? तो ई बदल जाता है आधे य में, ऊ बदल जाता है आधे व में, और री बदल जाता है आधे र में। और इसकी सबसे पक्की पहचान है शब्द के बीच में आधा अक्षर प्लस यवर का कॉम्बिनेशन। ये जरूर दिखेगा। अच्छा। जैसे इति प्लस आदि में ती की ई हटी तो त आधा रह गया और ई का य बन गया, इत्यादि। बिल्कुल। या फिर सु प्लस आगत में स आधा हुआ और ऊ का व बन गया, स्वागत। समझ गया, ये पैटर्न तो बहुत कॉमन है। जी। और स्वरों में आखिरी है अयादि संधि। अयादि संधि। यहाँ लाइन 2 के खिलाड़ी मतलब ए
ओ औ खेल शुरू करते हैं और उनके बाद कोई दूसरा स्वर आता है। इसमें कुछ खास ध्वनियां बनती हैं। कौन सी? ए से अय, ए से आय, ओ से अव और औ से आव। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब इसे पहचानेंगे कैसे? इसे पहचानने के लिए आपको शब्द को धीरे से बोलना होगा, जैसे नयन। न, य, अन। सुना आपने? बीच में अय की ध्वनि है। हाँ है। ये अय की ध्वनि ए से बनती है, तो इसका विच्छेद होगा ने प्लस अन। अच्छा। और पावक, पाव अक, नहीं, पाव अक, आव की ध्वनि, बिल्कुल। और आव की ध्वनि बनती है ओ से, तो विच्छेद हुआ प प्लस अक। समझ गया। तो इन सब संधियों के अपने अपने सिग्नेचर पैटर्न्स हैं। हम्म। और हमारे स्रोत यहीं पर एक यूपीएससी एग्जाम अलर्ट भी देते हैं। ये जो पैटर्न है, एक चोटी, दो चोटी, आधा अक्षर प्लस य, परीक्षाओं में इन्हीं से सीधे सवाल आते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना ही स्कोर करने की कुंजी है। बिल्कुल सही। स्वरों का खेल तो समझ में आया, लेकिन असली डर तो व्यंजन संधि से लगता है। इतने सारे नियम हैं, लगता है किसी जाल में फंस गए। हाँ, ये लगता तो है, लेकिन हमारे स्रोतों में इस जाल से निकलने का एक नक्शा, एक रास्ता बताया गया है। अच्छा। और उस नक्शे का सबसे जरूरी रास्ता है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम? ये बहुत दिलचस्प है। होता यह है कि जब त के बाद कुछ खास व्यंजन आते हैं, जैसे च, ज या ल, तो त खुद को मिटाकर उन्हीं का आधा रूप ले लेता है। मतलब भेष बदल लेता है? हाँ, एक जासूस की तरह। इसे हम जुड़वा नियम भी कहते हैं। जैसे उत प्लस चारण में त के बाद च आया, तो त भी आधा च बन गया उच्चारण। और उत प्लस लेख में उल्लेख? बिल्कुल। तो यहीं पर वो आधा पूरा भाई वाली ट्रिक काम आती है। मतलब अगर मुझे किसी शब्द जैसे सज्जन में ज जैसा जुड़वाक्षर दिखे, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये व्यंजन संधि है, और विच्छेद करते समय बस उस आधे ज को हटाकर हलंत वाला त लगा दूंगा। सत प्लस जन। ये तो बहुत आसान हो गया है ना? अब आते हैं व्यंजन संधि के सबसे, कह सकते हैं, जादुई नियम पर, कचटा तप का नियम। कचटा तप? इसमें किसी भी वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प या तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है या पांचवें में। नियम है 1 का 3 और 1 का 5। ठीक है, पर यह तय कैसे होता है कि पहला तीसरे में बदलेगा या पांचवें में? मतलब इसका निर्णायक फैक्टर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। 1 का 3 नियम तब लगता है जब पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व। एक उदाहरण देंगी? जरूर। जैसे वाक प्लस जाल। यहाँ क जो पहला है, उसके बाद ज जो तीसरा है, आया, तो क अपने तीसरे यानी ग में बदल गया और शब्द बना वाकजाल। लेकिन 1 का 5 वाला नियम इसे ओवरराइड कर देता है ना? एकदम सही। 1 का 5 नियम तब लगता है जब पहले अक्षर के बाद कोई पांचवां वर्ण आ जाए, खास तौर पर न या म। अच्छा। और ये पांचवां वर्ण इतना शक्तिशाली होता है कि वो पहले अक्षर को तीसरे में नहीं, बल्कि सीधे अपने ही वर्ग के पांचवें में खींच लेता है। जैसे जगत प्लस नाथ में जगन्नाथ हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ त के बाद न जो कि पांचवां है आया, तो नियम से त को तीसरे यानी द में बदलना था, पर न ने उसे अपने ही रूप आधे न में बदल दिया, तो बना जगन्नाथ। पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है उच्चारण की सुगमता। उच्चारण की सुगमता? हाँ, भाषा हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता चुनती है। आप खुद बोलकर देखिए, जगन्नाथ, जुबान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। द फिर न। जबकि जगन्नाथ में जुबान एक ही जगह पर रहकर दोनों ध्वनियां निकाल सकती है। यही संधि का असली जादू है, ध्वनि का सहज प्रवाह बनाना। वाह, ये तो भाषा की स्मार्ट इंजीनियरिंग है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है। सत प्लस पात्र मिलकर सत पात्र बन जाता है। यहां तो त बदला ही नहीं, तो क्या ये संधि है? नहीं, स्रोतों में इसे संयोग कहा गया है। जब दो वर्ण सिर्फ जुड़ें, उनमें कोई ध्वनि परिवर्तन न हो, तो वो संयोग है, संधि नहीं। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह एक और ट्रिक है, बिंदी हटाओ, म लगाओ। संवाद जैसे शब्द में ऊपर की बिंदी हटाकर आधा म लगा दीजिए, विच्छेद हो गया। सम प्लस वाद। संवाद, सम प्लस वाद, संशय, सम प्लस शय। ये तो बहुत काम की है। ठीक है, तो स्वर हो गए, व्यंजन भी हो गए। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, विसर्ग संधि।
मैंने सुना है कि ये नियमों से ज्यादा जादुई ट्रिक्स पर चलती हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये काफी हद तक सच है। इसकी 3 मास्टर ट्रिक्स हैं। ओके। पहली है ओ की ट्रिक। ओ की ट्रिक मतलब अगर शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिखे और उसके ठीक बाद कोई घोष वर्ण हो तो विच्छेद करते समय बस उस ओ को हटाकर विसर्ग लगा दीजिए। जैसे मनोहर में ओ हटाया और मनहा प्लस हर। अरे वाह! बिल्कुल। एक मिनट, आपने घोष वर्ण कहा। जो लोग भूल गए हों उनके लिए ये क्या होता है? जरूर। घोष वर्ण मतलब वे ध्वनियां जिनमें गले में कंपन होता है। व्याकरण में ये किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सारे स्वर और य, र, ल, व, ह होते हैं। अच्छा, तो मनोहर में ओ के बाद ह आया जो एक घोष वर्ण है, इसलिए नियम लग गया। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी था। हाँ, अब दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी है र की ट्रिक। र की ट्रिक अगर शब्द के ऊपर रेफ मतलब वो उड़ता हुआ र लगा हो या बीच में पूरा र हो तो उसे हटाकर विसर्ग लगा दें। जैसे निर्बल में से र हटा तो बना नेहा प्लस बल, और दुर्जन में से र हटा तो दो प्लस जन। एकदम सही। और तीसरी ट्रिक श के तीनों रूपों से जुड़ी है ना? हाँ, तीसरी ट्रिक है तीनों श की ट्रिक। अगर शब्द के बीच में कोई भी आधा श या स आए तो उसे भी हटाकर विसर्ग लगा दें। जैसे निश्चल में नेहा प्लस चल, निष्काम में नेहा प्लस काम। जी, और सबसे आम उदाहरण नमस्ते में आधा स हटा तो बना नमः प्लस ते। ये ट्रिक्स तो वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक जगह है जहां मैं हमेशा उलझता हूं, वो है विसर्ग का लोप। मतलब जब विसर्ग गायब हो जाता है, जैसे निरोग शब्द में यहां विसर्ग र क्यों नहीं बना बल्कि गायब क्यों हो गया? यह एक बहुत खास और महत्वपूर्ण नियम है। जब विसर्ग के बाद र वर्ण आता है तो दो चीजें एक साथ होती हैं। अच्छा, हो जाता है। ओह, तो निरोग का विच्छेद है निह प्लस रोग। विसर्ग के बाद रा आया तो विसर्ग गायब हो गया और नी की छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल गई, जिससे बना निरोग। अच्छा, तो यही फर्क निरी और नीरव में है। बिल्कुल। निरीह का विच्छेद है निह प्लस ईह। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर आया है तो हमारा र वाला नियम लगा। लेकिन नीरव का विच्छेद है निह प्लस रव। यहाँ विसर्ग के बाद र आया तो लोप वाला नियम लगा। विसर्ग गायब हुआ और नी की मात्रा बड़ी होकर नी बन गई। और यही नियम वर्तनी शुद्धि में बहुत काम आता होगा। लोग निरोग लिख देते हैं। बिल्कुल, जबकि सही शब्द संधि के नियम के अनुसार निरोग है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि संधि, जिसे हम नियमों का जंगल समझते हैं, असल में ध्वनि के प्रवाह का एक तार्किक ढांचा है। सही कहा। स्वर संधि की एक चोटी दो चोटी वाली पहचान, व्यंजन संधि का वो उच्चारण की सुगमता वाला तर्क, और विसर्ग संधि के ओ र श वाले ध्वनि प्रतिस्थापन। बिल्कुल। और एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, स्रोतों में कुछ अपवादों का भी जिक्र है। अपवाद जैसे अक्षौहिणी या प्रौढ़। नियम से इनमें ओ की एक मात्रा है तो गुण संधि होनी चाहिए, पर होती वृद्धि संधि है। ये कुछ खास शब्द है। अच्छा, मुझे याद है एक परीक्षा में अक्षौहिणी आया था और ज्यादातर लोगों में गुण संधि लगाया था। तो ये अपवाद नियमों की कमजोरी नहीं है, ये सबूत है कि भाषा एक जीवंत चीज है जो हमेशा नियमों में नहीं बंधती। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। कि व्याकरण के ये कठोर नियम भाषा को बनाते हैं, या मतलब जीवंत भाषा अपने प्रभाव में इन नियमों को जन्म देती है और कभी कभी तोड़ भी देती है? बहुत गहरा सवाल है। क्या भाषा एक गणितीय प्रणाली है या एक निरंतर बहती हुई नदी? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर।